नमस्कार, स्वागत है आपका अमन लाइफ साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है पंकज अमन और आज हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल एंड रेगुलेशन के बारे में। सेल साइकिल और रेगुलेशन जो है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल साइकिल और उसके चेक पॉइंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, फिर आप इस वीडियो लेक्चर को यानी कि सेल साइकिल एंड रेगुलेशन को देखिए। आपको बिल्कुल एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और आप CSIR से या PhD एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड रेगुलेशन। सेल साइकिल एंड रेगुलेशन में क्या कहता है कि कोई भी सेल जो होता है, अगर उसको डिवाइड होना होता है तो सबसे पहले उसको ज़रूरत होती है उस सिग्नल की जिसके थ्रू वो डिवाइड कर सके। तो क्या होता है वो सिग्नल? उस सिग्नल को मेनली दो कैटेगरीज में रखा गया है। जैसे कि अगर सिग्नल की बात करें तो सेल साइकिल के लिए जो सिग्नल मिलता है वो होता है ग्रोथ फैक्टर का सिग्नल, यानी कि जिसको हम लोग माइटोजेंस जानते हैं। यानी कि जो सिग्नल होते हैं, सेल डिवीजन का जो सिग्नल होता है, सेल डिवीजन सिग्नल जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होगा एस्टिमुलेटरी, दूसरा होगा इनहिबिटरी। अब आप पूछिएगा कि सर ये सेल डिवीजन जो है, अगर आपको सेल को डिवाइड करना है तो ये स्टिमुलेटरी सिग्नल होगा, और अगर उसको डिवाइड नहीं करने देना है तो इनहिबिटरी सिग्नल होगा। अब इसको हम लोग जानते हैं, इसको और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं माइटोजेंस। माइटोजेंस कहने का मतलब है माइटोसिस जेनरेटिंग सिग्नल, इसको माइटोजेंस बोलते हैं। और दूसरे सिग्नल को हम लोग बोलते हैं एंटी माइटोजेंस। क्या बोलते हैं? एंटी माइटोजेंस, ठीक है। अब देखिएगा, माइटोजेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो सिग्नल जो होते हैं जनरली स्टिमुलेट करते हैं सेल के डिवीजन को, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो स्टिमुलेटरी नेचर के होते हैं और वो क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करने के लिए मदद करते हैं। और उस ग्रोथ हार्मोन्स में आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जैसे आपका फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ हार्मोन, ये बेसिक FGF जो होता है वो सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। PGDF जो होता है, प्लेटलेट ड्राइव्ड PDGF, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF जिसको हम लोग बोलते हैं। या इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि माइटोजेंस को, सेल को डिवाइड कराने के लिए, प्रमोट करने के लिए। एंटी माइटोजेंस में CSIR का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन को, सेल को डिवाइड होने से रोकता है। वो सिग्नल है TGF बीटा सिग्नलिंग, यानी कि TGF बीटा जो है वो एंटी माइटोजेन का काम करता है, यानी कि सेल के डिवीजन को रोकता है। अब सर ये समझ में आ गया कि इस माइटोजेन की ज़रूरत है अगर सेल को डिवाइड करना है तो। आप देखिएगा यहाँ सिग्नलिंग कैसे वो कंप्लीट होता है। माइटोजेंस आते हैं, ये रिसेप्टर, ये क्या है? रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर के ऊपर आके माइटोजेन बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद वो सबसे पहले ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एक प्रोटीन को, जिस प्रोटीन का नाम है ये रैस प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम है रैस प्रोटीन। इस रैस प्रोटीन को सबसे पहले वो एक्टिवेट करता है, उसके बाद एक्टिवेट करता है मैप काइनेज को, ठीक है। ये सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स हैं जो कि सिग्नल को कन्वे करते हैं। जैसे ही ये मैप काइनेज, ERK, MEK को एक्टिवेट कर लेता है, उसके बाद सिग्नल जाता है आपको न्यूक्लियस के अंदर। ये साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर सिग्नल जाता है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर सिग्नल जाता है, सबसे पहले जो जीन्स एक्टिवेट होते हैं उन जीन्स को बोलते हैं अर्ली जीन एक्सप्रेशन या इमीडिएट अर्ली जीन एक्सप्रेशन।
ये क्या करते हैं कि कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। उन प्रोटीन्स में सबसे मेजर प्रोटीन है MYC, उसमें सबसे मेजर प्रोटीन है MYC, या इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जैसे कि फॉस है, ठीक है, इसके अलावा जून है, ठीक है। ये अर्ली रिस्पॉन्स जीन है जो कि सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही इन अर्ली रिस्पॉन्स जीन का एक्टिवेशन होता है इसके तुरंत बाद वैसे जीन्स का एक्टिवेशन हो जाता है जो डिलेड रिस्पॉन्स जीन का एक्टिवेशन होता है। किसका एक्टिवेशन होता है? डिलेड रिस्पॉन्स जीन का, यानी कि लेट रिस्पॉन्स जीन जो होते हैं, अर्ली रिस्पॉन्स जीन के बाद लेट रिस्पॉन्स जीन एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो एक्टिवेट होता है G1CDK। G1CDK को हम लोग क्या जानते हैं, हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था। G1CDK किसको बोलते हैं? तो ये होता है साइक्लिन D-CDK 4 या 6। तो ये G1CDK एक्टिवेट होता है। अब G1CDK जैसे ही एक्टिवेट होता है ये क्या होता है कि ये एक्टिवेट करता है एक प्रोटीन होता है RB प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, जो कि इनएक्टिव स्टेट में, जो जनरली इनएक्टिव नहीं, जनरली जो क्या होता है एक प्रोटीन को बाइंड करके रखता है, यानी कि उसको इनएक्टिव करके रखता है, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं E2F प्रोटीन, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन जो होता है, RB प्रोटीन जो होता है, वो E2F को पकड़ के रखता है, जिससे E2F इनएक्टिव रहता है। अब G1CDK के एक्टिवेट होने से क्या होता है, तो G1CDK जैसे ही एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, RB प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देता है। यहाँ देखिए, ये RB प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर दिया। जैसे ही RB प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा, वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि अब E2F जो है, ये E2F जो है, ठीक है, ये फ्री हो गया। जैसे ही E2F फ्री होगा ये अपना आगे का सिग्नलिंग स्टार्ट कर देता है। आगे की सिग्नलिंग में क्या करता है, ये सबसे पहले एक्टिवेट करता है S फेज के जीन को, यानी कि जो जीन S फेज में काम आएंगे, जो प्रोटीन्स S फेज में काम आएंगे, उनका एक्टिवेशन ये कराता है आपको जैसे ही E2F फ्री होता है। लेकिन वो कौन से प्रोटीन है, अगर वो आप जानने की कोशिश कीजिएगा तो आप सीधे समझिएगा कि G1S साइक्लिन या S साइक्लिन, G1S साइक्लिन या S साइक्लिन को ये एक्टिवेट करता है। और ये जैसे ही ये G1S या S साइक्लिन एक्टिवेट होते हैं, ये क्या कर देते हैं, क्योंकि G1 साइक्लिन जो होगा वो G1S साइक्लिन जो होगा वो CDK को एक्टिवेट करेगा, और वो क्या करेगा, वो आपका एक चेक पॉइंट पार कर गया, यानी कि अब G1 से S में जाने की तैयारी हो गई। अब ये G1 से S में चला गया। यहाँ देखिएगा, ये सारा का सारा काम जो हो रहा है आपका G1 फेज में हो रहा है। बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन पूछता है आपका, द एक्टिवेशन ऑफ E2F टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल। तो उस समय आपको याद रखना है, कि ये सारा का सारा काम G1 फेज में होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है CSIR में या गेट में या और भी PhD एंट्रेंस एग्जाम्स में, कि द जीन फॉर S फेज विल बी ट्रांसक्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल। किस फेज में आपको S फेज के जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया कि ये G1 फेज में S फेज के सारे जीन्स का नहीं, मतलब जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है। कुछ ऐसे जीन्स से वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि S साइक्लिन का फॉर्मेशन, बहुत ध्यान से, S साइक्लिन का फॉर्मेशन आपको G1 फेज में होगा, ठीक है। देन आफ्टर, जैसे ही वो G1 फेज से, यानी कि रिस्ट्रिक्शन पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट जैसे ही वो पार करके S फेज में गया, S फेज में जाने के बाद वो एक्टिवेट कर दिया SCDK को, यानी कि पहले से सर आपने S साइक्लिन बना लिया था। अब आप S फेज में जैसे ही गए तो S फेज का CDK मिला। एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि जितने भी CDK होते हैं, चाहे वो CDK G1 CDK हो, S CDK हो, G2 CDK हो या M CDK हो, ठीक है, ये सारे के सारे CDK जो होते हैं वो G1 फेज में ही बन जाते हैं, ठीक है, और उनका यूज उनके रेस्पेक्टिव फेजेज में होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
कह रहा है कि जैसे ही जीवन से एस फेज में गया, यहाँ आप देख रहे हैं कि जीवन से इसमें गया तो एस फेज के सीडीके को एक्टिवेट किया। जैसे ही एस फेज के सीडीके एक्टिवेट हुए, ये डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे सर क्या स्टार्ट हो जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अगर, तो आप यहाँ देखिएगा कि कोई भी, जैसे कि ईजीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर, ये भी एक माइटोजेन है, ये भी एक माइटोजेन ही, या पीजीडीएफ प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये सॉरी पीडीजीएफ होता है, ठीक है। वो जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करता है, क्योंकि ये रिसेप्टर कौन सा है, आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। जैसे ही ये आरटीके रिसेप्टर से बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद एक प्रोटीन, एडाप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जिसको बोलते हैं GRB2। ये उसी चीज को हम लोग और डिटेल में देख रहे हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं। ये GRB2 जो होता है वो एक्टिवेट कर देता है RAS-GEF को, जिसको हम लोग सॉस बोलते हैं, SOS, ठीक है। ये सॉस प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट हुआ, वो एक्टिवेट कर देता है इनएक्टिव RAS को एक्टिव RAS में कन्वर्ट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑफ GDP इंटू GTP। समझ में आया? जैसे RAS एक्टिवेट हुआ, वो एक्टिवेट किया रैफ को, जिसको हम लोग मैप काइनेज बोलते हैं। फिर उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, वो फॉस्फोराइलेशन कर दिया MEK को, जिसको हम लोग मैप काइनेज बोलते हैं। फिर उसके बाद वो फॉस्फोराइलेट कर दिया ERK को, ठीक है, जिसको हम लोग मैप काइनेज बोलते हैं। And then this ERK has the ability to cross the nuclear membrane and activate the transcription factor present inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, उनको वो एक्टिवेट करता है। ध्यान से सुनिएगा अब क्या होगा। जैसे ही ये MEK ERK जाएगा, तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को स्टिमुलेट कर देगा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपको यहाँ पे साइक्लिन डी का फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है, यानी कि जीवन CDK का फॉर्मेशन कराएंगे। ये सिग्नल आया, अभी जीवन फेज में है, और वो साइक्लिन डी का फॉर्मेशन कराएगा। अब आप जानते हैं साइक्लिन जो होता है वो कैसे एक्टिवेट होता है, ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको। ये जो CDK है वो पहले से पड़ा हुआ है, इसके पास एक्टिव साइट है, यानी कि ये ATP रखता है। जैसे साइक्लिन आता है, यानी ये साइक्लिन डी की बात कर रहा है, जैसे साइक्लिन आता है, आने के बाद वो पार्शियली बाइंड होता है किसके साथ, CDK के साथ। जैसे पार्शियली CDK के साथ बाइंड करता है, तो उसको बाइंड करने से रोकता है आपका ये T-लूप। ये T-लूप क्या करता है, साइक्लिन को बाइंड करने से रोकता है CDK से। तब उसके बाद इसको मतलब फुल्ली एक्टिवेट करने के लिए इस साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को एक प्रोटीन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। बहुत ध्यान से ये पूछता है, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज जो होता है वो आता है और T-लूप के ऊपर फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिससे T-लूप क्या होता है, अपना कन्फर्मेशनल चेंज कर लेता है, और बाय द चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ T-लूप द एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, फुल्ली एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। समझ में आया? तो ये आपका पूरा जीवन फेज की कहानी है। अब हम लोग आते हैं आगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने सर ये बोला कि आपका साइक्लिन डी और CDK4/6 जो है वो एक्टिवेट हो गया। जैसे ही एक्टिवेट हुआ, वो RB प्रोटीन जो कि E2F जो है, मैं पिछले स्लाइड को ही इलेबोरेट करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा चूँकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। जैसे ये क्या करता है कि ये साइक्लिन CDK जो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीवन साइक्लिन CDK, ये जीवन साइक्लिन CDK है। तो ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है RB को, इस RB रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को, जो कि जैसे ही फॉस्फोराइलेशन इसका होता है, ये E2F को अलग छोड़ देता है, और E2F आगे के फर्दर S फेज के जीन को प्रोग्रेस कराते हैं, यानी कि जीवन S फेज का प्रोग्रेशन हो जाता है, वो S फेज में चला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेल जो है वो कहाँ एंटर कर गया है, जीवन से S फेज में एंटर कर गया।
यानी कि अब रेप्लिकेशन के लिए सेल तैयार है। लेकिन हमें पता चलता है कि रेप्लिकेशन के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे दो बैरियर्स आते हैं, उसको आप समझिएगा। कई बार ऐसा होता है कि अर्ली रिस्पॉन्स जीन, जिसको हम लोग MYC या फॉस या जून बोलते हैं, उसका ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है, यानी कि कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन होने लगता है। तो उसके लिए भी सेल के पास एक मैकेनिज्म होता है जिससे सेल जो होता है वो ओवरकम करता है। जैसे कि ARF एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है कि MDM2 को इनएक्टिव कर देता है। यानी कि MDM2 को क्यों इनएक्टिव करता है? तो MDM2 को इनएक्टिव करने के पीछे लॉजिक ये है कि ये एक्टिव MDM जब रहता है तो ये P53 को बाउंड करके रखता है, यानी कि इनएक्टिवेट करके रखता है। इसलिए ARF आता है, MDM2 को इनएक्टिवेट कर दिया, देन अब P53 फ्री हो गया, P53 फ्री हो गया। जैसे ही P53 फ्री होगा, आप जानते हैं कि P53 को हमारे जीनोम में बोलते हैं गार्जियन ऑफ जीनोम। हम P53 जीन को क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ जीनोम। ये भी CSR का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे ही P53 एक्टिवेट हुआ तो क्या करेगा? अगर उस सेल में MYC का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है तो यानी कि सर सेल बहुत तेजी से डिवाइड करेगा, मतलब MYC का मतलब कि सिग्नल सर बहुत तेजी से दे रहा है, तो सेल वहाँ डिवाइड हो रहा है। लेकिन जैसे ही P53 एक्टिवेट हुआ, वो या तो सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा, यानी कि सेल साइकिल को वहीं अरेस्ट कर देगा, नहीं तो अपोप्टोसिस करा देगा। समझ में आया? यानी कि उस सेल को वहाँ पे बहुत तेजी से प्रोलिफरेट करने से जो रोकता है वो है आपका P53। यहाँ पे ट्यूमर सप्रेशर का काम करता है। थैंक यू। अब इसके आगे देखते हैं, नहीं सॉरी, यहीं पे देखते हैं कि सर इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि ठीक है आप ये कह रहे हैं कि DNA रेप्लिकेशन के लिए तैयार है, लेकिन कई बार ऐसा पता चलता है कि या तो पहले से DNA डैमेज आया है या रेप्लिकेशन होने के दौरान DNA डैमेज है। तो जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट आपको यहाँ मिल रहा है, G1 CDK एक्टिवेट हो गया, G1 के बाद G1 SCDK एक्टिवेट हो गया, ठीक है, उसके बाद SCDK एक्टिवेट हो गया, तब MCDK फिर APC एक्टिवेट होगा। लेकिन इस दौरान हमको एक कठिनाई, एक जो है एक डैमेज देखने को मिलता है जो कि DNA डैमेज कहलाता है। DNA डैमेज जैसे ही होता है, जैसे ही DNA डैमेज होता है तो क्या होता है, इनको G1 CDK को या तो इनएक्टिवेट कर दे, अगर G1 CDK को इनएक्टिवेट नहीं किया तो SCDK को इनएक्टिवेट कर देगा। यानी कि कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि जब भी DNA का रेप्लिकेशन होगा तो जब भी DNA का डैमेज होगा वो सेल साइकिल को वहीं अरेस्ट करा देगा। क्यों? क्योंकि अब आगे DNA को रिपेयर किया जाए तब सेल साइकिल आगे बढ़ेगा, अदरवाइज कोई सीवियर एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो सकती है। अब देखिए इसके अलावा एक कोई और क्या डैमेजेज हो सकते हैं। अगर DNA अनरेप्लिकेटेड रह गया, यानी कि कंप्लीट DNA का रेप्लिकेशन नहीं हो पाया, तब क्या होगा? तब उस केस में भी सेल MCDK को रोक दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इफ ए सेल अंडरगो डिवीजन बट its division prepares unreplicated DNA, then the inactivation of which of the following CDK takes place। तो आप समझ जाइएगा कि अगर अनरेप्लिकेटेड DNA है तो वो MCDK को इनएक्टिवेट करेगा। किसको? MCDK को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके CSIR में या गेट में 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। फिर DNA का री रेप्लिकेशन होगा तब भी MCDK ही DNA का री रेप्लिकेशन को रोकता है। यानी कि सर आप हमें एक बात बताइए कि जो DNA एक बार रेप्लिकेट हो गया, दोबारा रेप्लिकेट होने से कौन सा CDK है वो रोकता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, MCDK जो है वो री रेप्लिकेशन को रोकता है इन G2 फेज। बहुत ध्यान से। अब ये सारी की सारी काम थी M फेज का, यानी कि G2 से M के तरफ ट्रांजिशन जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये रेड एरो जो दिखा रहा है, ये G2 से M ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है MCDK। कौन रिस्पॉन्सिबल है? MCDK।
अब देखिएगा बहुत ध्यान से, जैसे ही ये एम फेज में जाता है तो एम फेज के मिड में आपको मिलता है मेटाफेज से एनाफेज का ट्रांजिशन। यानी कि मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन जो होता है वो मेडिएट होता है आपको एपीसी के द्वारा, ठीक है ना, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोसोम के द्वारा, ठीक है। अब अगर उसमें भी एपीसी को इनएक्टिवेट करेगा, यानी कि एपीसी क्या करता है, मेटाफेज से एनाफेज का ट्रांजिशन यानी कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन कराता है। उस समय भी अगर हमको एक एबनॉर्मलिटी मिलती है कि क्रोमोसोम फुल्ली अच्छे तरीके से स्पिंडल से अटैच नहीं है, तो वो एपीसी को इनएक्टिवेट करके रखेगा इन एम फेज। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अगर ठीक है सर आप ये बोलें कि डीएनए डैमेज हो गया तो पहले रिपेयर होगा तब आगे बढ़ेगा, तो उसकी रिपेयरिंग कैसे होती है? तो रिपेयरिंग को समझने के लिए आप इतना समझिए कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे हम किसी डीएनए को डैमेज कराते हैं, तो डबल स्ट्रैंडेड डैमेज कहिए या सिंगल स्ट्रैंडेड डैमेज कहिए, दोनों केसेस में ये आपके एक प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं जिसको बोलते हैं एटीएम या एटीआर काइनेज एक्टिवेशन। एटेक्सिया टेलेंजेक्टिया जो होते हैं ये एक प्रोटीन होता है, ये एक काइनेज मॉलिक्यूल होता है जो कि एक्टिवेट होता है और वो अल्टीमेटली लीड करता है एक्टिवेशन ऑफ CHK1 एंड CHK2। जैसे CHK1 CHK2 एक्टिवेट होते हैं वो फॉस्फोराइलेट कर देते हैं P53 को। अभी मैंने बताया है कि P53 का जो एक्टिवेशन है वो कहीं ना कहीं सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, यानी ट्यूमर सप्रेशन का काम करता है। तो क्या करेगा ये CHK1 CHK2? जाहिर सी बात है कि ये MDM2 को इनएक्टिवेट करेगा, यहाँ MDM2 को इनएक्टिवेट करेगा। जैसे ही ये MDM2 को इनएक्टिवेट करेगा आपका P53 एक्टिव हो गया। जैसे P53 एक्टिव होगा ये जाके एक जीन के रेगुलेटरी रीजन पे बाइंड करेगा जिस जीन का नाम है P21 जीन। अब ये P21 जीन क्या होगा, P21 जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, P21 mRNA बनेगा, P21 mRNA से P21 प्रोटीन बनेगा। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि P21 जीन इज CDK इनहिबिटर। बहुत ध्यान से, ये CDK को इनहिबिट करता है और अगर CDK को इनहिबिट करता है तो किसको इनहिबिट करेगा, ये G1 SCDK को, नहीं तो SCDK को। या तो S फेज में जाने से पहले ही CDK को एक्टिवेट करेगा तो किस CDK को, G1 SCDK को, और अगर S फेज में जाने के बाद इनएक्टिवेट करेगा तो ये SCDK को इनएक्टिवेट करेगा। तो इस तरीके से P21 जो है वो एक सेल साइकिल इनहिबिटर का काम करता है जो कि एक्टिवेट होता है P53 जीन के हेल्प से। समझ में आया? अब उसके बाद डीएनए रिपेयर होगा और तब सेल साइकिल आगे बढ़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर डीएनए डैमेज होता है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। बहुत ध्यान से आगे देखते हैं। हम एस फेज में पहुंचे हुए हैं। जब एस फेज में पहुंचे हुए हैं और रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो रेप्लिकेशन कैसे होता है बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको उधर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सारे वो क्वेश्चन बन जाएंगे जो सेल साइकिल से कोरिलेटेड हैं। बहुत ध्यान से अगर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी और जो सेल साइकिल के भी। देखिएगा ध्यान से क्या होता है। कह रहा है कि जीवन फेज में ही आपका प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ये जो येलो कलर में दिख रहे हैं ये हैं आपके हेलिकेज। ये क्या है? हेलिकेज, जो कि क्या होंगे, जीवन फेज में ही डीएनए के ऊपर लोड हो जाएंगे। बहुत ध्यान से, ये लेट एम फेज या अर्ली जीवन फेज में ही क्या हो जाते हैं, ये हेलिकेज लोड हो जाते हैं और इन हेलिकेज के लोडिंग से जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। ध्यान से, ये क्वेश्चन ये सर का पूछा हुआ है। जैसे ही ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, ये रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ SCDK एक्टिवेशन। क्या होगा? अब SCDK का एक्टिवेशन हो गया।
जैसे ही ये SCDK का एक्टिवेशन हुआ, आपका रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होगा, यानी कि फॉक का फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन फॉक का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि रेप्लिकेशन फॉक बन गया, डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएशन हो गया। देन इलॉन्गेशन होगा, आपका दो पैरेंटल स्ट्रैंड पे दो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेंगे, यानी कि एक पे एक और एक पे एक। देन उसके बाद MCDK का एक्टिवेशन होगा, क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन होगा, और जैसे ही क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ APCC कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? लेकिन APCC कॉम्प्लेक्स जो है वो दो तरीके से काम करता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि APCC कॉम्प्लेक्स के लिए एक्टिवेटर की जरूरत होती है, और वो एक्टिवेटर दो हैं, आपको CDC20 और CDH1। अगर APCC के साथ CDC20 है तो वो यहाँ काम करेगा, ये APCC, यहाँ पे अगर CDC20 लगा है तो वो अर्ली एम फेज में काम करेगा या मिड एम फेज में काम करेगा। और अगर मिड एम फेज के बाद अगर आपका APC काम कर रहा है तो वो है APCC CDH1। कहने का मतलब है कि ये कब काम करता है, या तो लेट एम फेज में, नहीं तो अर्ली G1 फेज में। क्या करता है ये APCC जो एक्टिवेशन CDH1 का एक्टिवेशन है, ये CDK को इनएक्टिवेट कर देता है, CDK को इनएक्टिवेट कर देता है ताकि फिर से रेप्लिकेशन स्टार्ट ना हो पाए, ठीक है। और उसी के साथ साथ लेट एम फेज और अर्ली G1 में फिर से प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनके तैयार है। लेकिन आगे रेप्लिकेशन तब तक नहीं होगा जब इस हेलिकेज का एक्टिवेशन नहीं होगा, अब वो होता है S फेज में जाके। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा डिटेल में हम आपको बताएंगे कि ये रेप्लिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम G1 फेज की बात करते हैं। G1 फेज में हमारा ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार है। वहाँ पे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंड है जिसको हम लोग बोलते हैं CDC6। ये CDC6 जो है ये कहीं ना कहीं ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करके रखता है, जो कि हेल्प करता है, रिक्रूट करता है MCM हेलिकेज और CDT1 का। किसको रिक्रूट करता है? MCM हेलिकेज और CDT1 को। जैसे ही MCM हेलिकेज और CDT1 को रिक्रूट करता है, ये MCM आके बाइंड करता है और प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराता है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, CDC6 और CDT1 और CDC6 का जो होता है वो वहाँ से हॉल्टिंग हो जाता है, यानी कि ये CDC6 और CDT1 जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये आ जाता है आपको S फेज के अंदर। S फेज के अंदर आता है तो बहुत सारे इनिशिएटर प्रोटीन्स आते हैं। SCDK जो होते हैं इनिशिएटर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं और इनएक्टिवेशन हो जाता है इन सब का, ORC, CDC6, CDT1 का। तो इसके अंदर एक और प्रोटीन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DDK, यानी कि DBP4 डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है ना। ये जो होता है वो हेलिकेज का एक्टिवेशन कराता है। अब हेलिकेज का एक्टिवेशन हो गया, DNA अनवाइंड होगा, रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो जाएगा, यानी कि ये रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो गया आपका S फेज में ही, और कंप्लीशन भी S फेज में ही हो जाएगा। फिर G2 फेज में आपका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, ताकि वो M फेज में, लेट M फेज में जाने के बाद वो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो पाए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि DNA जो है वो रेप्लिकेट हो गया है। जब DNA रेप्लिकेट हो गया है तो आपको क्या करना है, अब DNA को कॉम्पैक्ट कराना है, ताकि वो G2 फेज में क्या होगा, अब कॉम्पैक्शन होगा, ताकि वो M फेज में जाके सेग्रीगेट हो पाए। तो उस कॉम्पैक्शन में हेल्प करता है दो मॉलिक्यूल, उस कॉम्पैक्शन में हेल्प करता है आपको दो मॉलिक्यूल। कौन कौन से? तो दो होता है, वो मॉलिक्यूल होता है SMC, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। ये जो SMC मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के SMC मिलके दो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है कोहेसीन और दूसरा होता है कॉन्डेंसिन।
ये कोहेसिन जो होता है वो बना होता है SMC1 और प्लस SMC3, इससे बना रहता है SMC1 और SMC3। ये कंडेंसिन जो होता है ये SMC2 और प्लस SMC4 से मिलके बना होता है। तो ये कोहेसिन कंडेंसिन काम कैसे करते हैं, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, ये कोहेसिन का डायग्राम है। इसके ऊपर ये ATPase डोमेन है जो ATP को हाइड्रोलाइज करके और किसी भी ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को कॉम्पैक्ट कराने में मदद करते हैं। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को की कॉम्पैक्शन की जहाँ तक बात आएगी वो कोहेसिन कराएगा। अगर विद इन सिस्टर क्रोमेटिड कॉम्पैक्शन कराना है तो वो कंडेंसिन करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये डायग्राम हम बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो है ये आप देखिएगा, ये हम कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। ये कोहेसिन कैसे काम करता है, देखिए ये है आपका कोहेसिन कंडेंसिन, ये है आपका कोहेसिन कोहेसिन है। ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को बाइंड कर रहा है, ये है आपका कोहेसिन। अब देखिएगा आपका कंडेंसिन यही कैसे काम करता है। कंडेंसिन जो होता है वो आपको विद इन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक ही सिस्टर क्रोमेटिड को कॉम्पैक्ट कराने में मदद करता है। ये देखिए, ये समझ में आया। तो ये आपको हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब हम एस फेज को कंप्लीट कर रहे हैं। अब एस फेज को कंप्लीट करने के बाद हम G2 फेज में जाएंगे। जैसे ही हम G2 फेज में जाते हैं तो उस समय हमको G2 फेज में कोई बहुत खास काम नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि MCDK एम साइक्लिन का एसोसिएशन होता है और आगे के प्रोसेस के लिए यानी कि हमको G2 फेज में एक जो चेक पॉइंट मिलता है वो होता है G22M चेक पॉइंट। क्या मिलता है? G22M चेक पॉइंट। ठीक है, G22M चेक पॉइंट जो होता है वो आपको G2 फेज में मिलता है। अब क्या करता है कि G22M चेक पॉइंट यानी कि G22M ट्रांजिशन के लिए आपको M साइक्लिन और MCDK की जरूरत है। MCDK को क्या बोलते हैं? CDK1, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। M साइक्लिन को क्या बोलते हैं? साइक्लिन B, DEAB यानी कि साइक्लिन B बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ये बाइंड हो गए ये इनएक्टिव होंगे। इनको एक्टिव करने के लिए कौन आएगा? CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। ठीक है, ये क्या करेगा? ये सारा का सारा प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। ये इनको एक्टिवेट करता है, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। ठीक है, ये कुल ऐसे होता है। ठीक है, B1 काइनेज जो होता है वो इनहिबिटरी काइनेज होता है जो कि इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है MCDK को। जैसे ही ये इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव करते हैं ये एक्टिवेट हो जाता है। और इस इनहिबिटरी फॉस्फेट के रिमूव करने का काम किसको है? CDC25। यानी कि CDC25 आएगा, B1 काइनेज जो है जो इनहिबिटरी फॉस्फेट को ऐड किया है उसको रिमूव करेगा और ये MCDK जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये पॉजिटिव फीडबैक दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब हमारे पास सर साइक्लिन CDK जो है वो एक्टिवेट हो गया है। M साइक्लिन CDK जैसे ही एक्टिवेट हो गया यानी कि G2 से M फेज में ट्रांजिशन हो गया है। यानी कि अब सेल साइकिल जो है वो M फेज में चला गया है। M फेज में जब सेल साइकिल चला गया है तब आपका क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताए थे कि M फेज में जैसे ही सेल साइकिल जाएगा APC का एक्टिवेशन होगा। यानी कि MCDK जो होगा यहाँ पे दो काम करता है। एक तो स्पिंडल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, दूसरा APC को प्रमोट करता है। यानी कि MCDK का यहाँ पे दो काम है। MCDK का दो काम, पहला काम स्पिंडल एक्टिवेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन कहिए, स्पिंडल फॉर्मेशन, और दूसरा काम है आपका APCC एक्टिवेशन। ये APCC जो है CDC20 वाला एक्टिवेशन, CDC20 एक्टिवेशन। ठीक है, जो कि अर्ली M फेज में होता है। अब क्या होता है कि ये APCC जो होता है, इनएक्टिव APCC क्या करता है? जैसे ही CDC20 से बाइंड करता है ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम? मेटाफेज से
एनाफेज का ट्रांजिशन बता रहे हैं। देखिएगा क्या होगा, ये देखिए G2 फेज में ये क्रोमोसोम कंडेंस हो गए हैं, कोहेसिन आके उसको बाइंड कर दिया है। अब देखिएगा MCDK का एक्टिवेशन हो गया। अब देखिए ये APCC जैसे ही एक्टिवेट हुआ, ये सेक्यूरिन को टारगेट करता है। किसको टारगेट करता है? सेक्यूरिन को। सेक्यूरिन को टारगेट करता है, इसको यूबिक्यूटिनाइलेट कर देता है, यानी कि इसको डिग्रेड कर देता है, यानी कि सेक्यूरिन को। सेक्यूरिन जो होता है वो सेपरेज को इनएक्टिव रखता है। अब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि सर सेपरेज एक्टिव हो गया। जैसे ही सेपरेज आपका एक्टिव हुआ है, जैसे ही सेपरेज एक्टिव हुआ है, ये क्या करा देगा? क्रोमोसोम का सेपरेशन करा देगा, यानी कि मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन करा देगा। अब क्रोमोसोम जो है वो पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो ये कैसे करता है? ये सेपरेज जो होता है, ये सेपरेज जो होता है वो क्या करता है? यहाँ देखिएगा, क्लीव कर देता है या डिसोसिएट कर देता है कोहेसिन मॉलिक्यूल को। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो एक दूसरे से बंधे हुए थे, वो किससे बंधे हुए थे? कोहेसिन से। अब उन कोहेसिन्स को ये सेपरेज मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या कर देगा? वो तोड़ देगा, यानी कि वो उनको अलग कर देगा। जैसे ही ये सेपरेज कोहेसिन मॉलिक्यूल टूटे, ये मेटाफेज से एनाफेज का ट्रांजिशन हो गया, यानी कि क्रोमोसोम अब पोल की तरफ मूव कर गए। आया समझ में? देखिए यहाँ पे आपको एनाफेज अगर डिटेल में देखिएगा तो एनाफेज दो टाइप का होता है, एनाफेज ए और एनाफेज बी। अब एनाफेज ए और बी को पढ़ने से पहले आप स्पिंडल को पढ़िएगा। आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो तीन टाइप के हैं यहाँ पे। ईस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि क्या है? सेंट्रोजोम से लगे हुए हैं। ये सेंट्रोजोम से जो है जो माइक्रोट्यूब्यूल लगे हुए हैं उनको एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो काइनेटोकोर से डायरेक्टली अटैच होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं। तो ये काइनेटोकोर से जो अटैच्ड हैं वो कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा होता है इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या होता है तीसरा? इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि इसको काइनेटोकोर से कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट पोल टू पोल कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक पोल का दूसरे पोल से कनेक्शन जो है वो इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल कराता है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि आप अगर सब जगह देखिएगा तो आपको एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगा। कहने का मतलब है कि सर ये जो पॉजिटिव एंड है, ये जो प्लस एंड है, वो क्या है? सेंट्रोजोम से दूर है, यानी कि ये सेंट्रोजोम से क्या है? दूर है। ध्यान देखिएगा, यानी कि सेंट्रोजोम से जब स्पिंडल अटैच होता है तो ये क्या होता है? नेगेटिव एंड है। ये सारे के सारे जो है ये नेगेटिव एंड है। ये क्या है? नेगेटिव एंड है। सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल का नेगेटिव एंड जो होता है वो सेंट्रोजोम से जुड़ा होता है, और पॉजिटिव एंड जो होता है वो सेंट्रोजोम से दूर या तो काइनेटोकोर से जुड़ा है या इंटरपोल से के बीच में, इंटरपोल माइक्रोट्यूब्यूल को बीच में मोटर प्रोटीन के हेल्प से बाइंड करके रखा है। ठीक है। अब इसमें एनाफेज ए और एनाफेज बी में आपको अंतर बस इतना है, आप यहाँ देखिएगा और आप यहाँ देखिएगा, यानी कि ये आप इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है उसका एलोंगेशन हो जाता है आपका एनाफेज बी में। एनाफेज बी में इसका एलोंगेशन हो जाता है और एनाफेज ए में ये एकदम नॉर्मल रहता है। ठीक है। जब एनाफेज ए में आप देखते हैं कि ये जो जब क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो एनाफेज ए की बात करेंगे तो क्या होता है? इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल पे कोई असर नहीं होता है, वो एकदम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जब एनाफेज बी की बात करेंगे, जैसे ही एनाफेज बी में जाता है तो ये इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं। तो क्या करते हैं? वो एक्सपैंड कर जाते हैं। ठीक है। अब ये हो गया आपका एनाफेज ए और बी, यानी कि सब क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए। आपको लेट एनाफेज में फिर से आपको APCC CDH1 का एक्टिवेशन होगा, वो एम फेज को MCDK को इनएक्टिवेट करेगा, फिर उधर प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराएगा और उसके साथ ही साथ यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन क्या है? ये आपका जो
कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है उसका फॉर्मेशन कराएगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है वो आपका सेल का साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने लगता है। यानी कि सेल का साइटोकाइनेसिस जो होगा वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के फॉर्मेशन के यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के फॉर्मेशन से होता है, और सेल डिवाइड कर जाता है। तो ये था आपका सेल साइकिल रेगुलेशन। मेरा नाम है पंकज अमन, और आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। अगला वीडियो लेक्चर जो होगा वो हमारा सेल साइकिल के सारे CSIR से रिलेटेड, गेट नेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन को लेके आएंगे हम। धन्यवाद।